नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू। पहला चैप्टर मैंने ख़त्म करवा दिया है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको 100 एमसीक्यू रहेंगे, हालांकि टारगेट हम लोग का 1800 है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हम सभी प्रश्न देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, मज़ेदार है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले 5 से 10 सालों के बीच का, और ये सिलेक्टेड है। हम लोग आज यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू करने से आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक। तो ये हमारा तीसरा वीडियो होगा टारगेट का, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर कि गर्भावस्था के दौरान आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कम से कम कितने दिनों के लिए लेनी चाहिए। कितने दिनों के लिए लेनी चाहिए? ऑप्शन है आपका 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन या 365 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन दोस्तों, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को कवर करती है। ऑप्शन है 1000, 2000, 3000, 1250। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है वो ना तो 2000, ना तो 3000, ना ही 1250, ये करती हैं 1000 जनसंख्या को कवर करती हैं, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है। कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन दिया है बीसीजी का टीका, पेंटावैलेंट का टीका, खसरे का टीका या डीटीपी का बूस्टर डोज। तो देखिए, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, शिशु जो होता है, तो जन्म के समय उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। विटामिन बी की कमी से होने वाली कौन सी, तो सभी को मालूम होगा, विटामिन बी की कमी से आपको हो जाएगा। ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऐसे तो सभी को मालूम होगा कि कौन होता है, लेकिन इस ऑप्शन में देख लीजिए कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कि दालें और मांस मछली, उसके बाद है सूर्य का प्रकाश, आंवला। तो विटामिन आपको मालूम चल गया होगा, राइट आंसर आंवला होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से हमारे देश में कौन सी बीमारियों का उन्मूलन हो चुका है। इसमें से कौन सी? तो अब देखेंगे, देखिए, SARS यानी सारस, पोलियो और स्मॉल पॉक्स जो है इसका ख़त्म हो चुका है। अब ना के बराबर देखने को मिलता है ऐसी बीमारियाँ। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि जल विलेय विटामिन का उदाहरण है। जल विलेय विटामिन का उदाहरण है, यानी जल विलेय मतलब जो घुल जाता हो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है वो? तो देखिए, विटामिन ई होगा, ठीक है, राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की संभावना मुख्यतः किन में ज़्यादा होती है। तो देखिए, आयरन की कमी से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा गर्भवती महिला को भी होगा, किशोरियों को भी होता है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी होता है। तो इस तरह आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप देखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से का सेवन करेंगे तो उसे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये ऊर्जा जो प्राप्त होगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी, ठीक है, 4 किलो कैलोरी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिया है क्वाशियोरकर नामक बीमारी का कारण क्या है। क्वाशियोरकर नामक बीमारी का कारण क्या है? तो देखिए, ये जो होता है ना क्वाशियोरकर बीमारी, ये प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक नवजात की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है। एक नवजात जो शिशु होता है, जन्म के समय उसकी लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों देखिएगा गौर से, तो 47 से 53 सेंटीमीटर के बीच होता है, किसी किसी का 46 भी होगा, ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर होता है,
ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा 47 से 53 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न, बेरी बेरी नामक रोग का कारण क्या है? बेरी बेरी जो नामक रोग का कारण है वो क्या होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, बेरी बेरी जो होता है दोस्तों ये विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? एक नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? तो सभी को मालूम है माँ का दूध से अच्छा तो कोई चीज़ होगा नहीं दोस्तों, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जन्म के समय सामान्य नवजात का जन्म होता है तो उसका वजन कितना होता है? कितना होता है? अभी मैंने लंबाई की बात की, अब वजन की बात कर रहा है। तो वजन के देखिएगा अब गौर से, तो इसका जो नवजात शिशु का जो वजन होता है 2.5 से 3 kg के बीच होता है। ठीक है, 50 ग्राम 100 ग्राम इधर उधर होता है, तो उस पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि टोडलर का अर्थ क्या होता है? टोडलर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए टोडलर का अर्थ होता है कि 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे। आपने अच्छा से चैप्टर किया होगा तो ये सारे प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अभी इसके बाद 200 और प्रश्न बचेंगे दोस्तों। ठीक है, कितने? 200, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा टीका 6 सप्ताह के उम्र पर नहीं लगाया जाता है? कौन सा टीका 6 सप्ताह के उम्र पर नहीं लगाया जाता है? तो ये दोस्तों हो गया खसरे का टीका। ठीक है, खसरे का टीका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस रोग में बलगम के साथ खून आ सकता है? वो कौन सा रोग है दोस्तों बलगम के साथ खून आ जाता है? तो दोस्तों टीवी, देखिएगा कफ के साथ ब्लड आने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, किस बीमारी के दौरान अवसरवादी संक्रमणों के होने की संभावना बढ़ जाती है? तो ये जो होगा दोस्तों निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? निमोनिया हो जाएगा, न्यूमोनिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बीमारी के संचारण में मक्खियों का योगदान होता है? किस बीमारी के संचारण में मक्खियों का योगदान होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका टाइफाइड बुखार। ठीक है, टाइफाइड बुखार में मधुमक्खियों का योगदान बहुत बड़ा होता है, इसी की वजह से ये बीमारी ज़्यादातर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर पर आ गए हम लोग। बिंदुक संक्रामक दवा जो द्वारा बीमारी फैलती हो कौन सी है? बिंदुक संक्रामक द्वारा होने वाली बीमारी जो है वो कौन सी है? तो ये जो होता है दोस्तों क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग बोलते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है? निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है? तो देखिए संक्रामक बीमारी यानी संक्रमण से जो फैलता है, नाम से ही मालूम चलता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका देखेंगे तो खसरा, ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से संक्रामक बीमारी खसरा हो गया, ये बता दिया मैंने। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों कि HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बीमारी के दौरान पेरोटिड ग्रंथि सूज जाती है? किस बीमारी के दौरान पेरोटिड ग्रंथि सूज जाती है दोस्तों? तो ये सूज जाता है ग्लसुआ के कारण। ठीक है, ग्लसुआ के कारण सूज जाता है दोस्तों। मैंने बताया था कल के चैप्टर में ग्लसुआ के बारे में। अगला देखिए, पायरिया क्या होता है? जो पायरिया बीमारी होता है दोस्तों क्या होता है? तो दांत संबंधी रोग होता है। देखिएगा किसी किसी के मुख से स्मेल आने लगता है। ठीक है, वो विटामिन सी की कमी होता है, इसीलिए पायरिया हो जाता है दांतों में। ठीक है, ब्रश करने पर भी ब्लड आने लगते हैं, उसी को बोलता है, विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत पोलियो रोग मुक्त कब घोषित हुआ? भारत पोलियो रोग कब मुक्त घोषित हुआ? तो ये 27 मार्च दोस्तों 2014 को घोषित हुआ था, याद रखिएगा 27 मार्च 2014 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कब्ज के उपचार में शामिल होता है? तो कब्ज के उपचार में जो शामिल होता है वो एनीमा होता है। क्या होता है? एनीमा होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मच्छर द्वारा संचारित रोग नहीं है। मच्छर से कौन, ये ऑप्शन है जो इसमें से मच्छर से नहीं होता है, ठीक है। तो निमोनिया मच्छर से नहीं होता है। बाकी देखिए मलेरियामी जो है मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, फलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। बाकी डी जो है ये निमोनिया जो है मच्छर से नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि डॉग बाइट के केस में तुरंत प्रदान किए जाने वाला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कौन सा है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कौन सा है, तो ये देखिएगा साबुन एवं पानी से धोना, ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है, कल मैंने बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है, कल मैंने ये बताया था। रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है, तो ये दी जाती है ओरली से, ठीक है, ओरली से दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है, इसलिए कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू करने के लिए पहला चैप्टर करना पड़ेगा, जो कि प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप उसमें दे सकते हैं, ठीक। उसको कर कर इसे कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा, सारा प्रश्न कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, खसरे का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है। तो खसरे का टीका जो है एसी के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, एसी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि सीपीआर के दौरान कार्डियक कंप्रेशन तथा कृत्रिम ब्रीथिंग का अनुपात होता है। तो ये होता है, और ऑप्शन देख लेते हैं, 15.2 नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 30:2 के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, ये कल मैंने बताया था, हेपेटाइटिस बी की जीरो खुराक कब लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी की जीरो खुराक कब लगाई जाती है, तो ये लगाई जाता है 6 सप्ताह की उम्र पर, 6 सप्ताह की उम्र पर लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, उपकरणों के प्रभावी तरीके से स्टरलाइजेशन हेतु ऑटोक्लेव में तापमान कितना होता है, कल मैंने ये बताया था, ठीक है। उपकरणों के प्रभावी तरीके से स्टरलाइजेशन हेतु ऑटोक्लेव में तापमान कितना होता है, तो दोस्तों इसका तापमान होता है 121 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सीपीआर के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं का क्रम कौन सा है इसमें से। तो देखिए, चूँकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के दौरान पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग होता है, ठीक है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है कि एआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एआरआई का फुल फॉर्म, तो एआरआई का एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, कल मैंने बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक समान वयस्क में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। एक समान वयस्क में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है दोस्तों 4000 से लेकर 11000 mmQ रक्त होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रोंकाई हमारे शरीर के किस तंत्र का भाग होता है। ब्रोंकाई हमारे शरीर के ये भाग होता है श्वसन तंत्र का, दोस्तों श्वसन तंत्र का ये भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रेडीपेनिया का अर्थ क्या है। ब्रेडीपेनिया जो होता है, ब्रेडीपेनिया का अर्थ क्या है, तो ब्रेडीपेनिया का अर्थ होता है दोस्तों कि व्यक्ति की श्वसन दर का सामान्य से कम होना। व्यक्ति की श्वसन दर सामान्य से कम होने लगता है, उसको ब्रेडीपेनिया बोलते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में काम करते होंगे ना, वो बेहतर रूप से इसको जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड अंडो जिसको ओवुलेशन को रोकता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है ये किसको रोकता है इस ऑप्शन में से, तो ये हार्मोनल को रोकता है, ठीक है, हार्मोनल को रोकता है, याद रखिएगा किसको, हार्मोनल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद है कि हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस जो है दोस्तों, ये मुख्य रूप से देखेंगे ऑप्शन को, और किसको प्रभावित करेगा हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस मुख्य रूप से ये लीवर, यकृत लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, यकृत लीवर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईसीजी का मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। ईसीजी जो है मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है दोस्तों हृदय को, ठीक है, हृदय को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सीपीआर से आप क्या समझते हैं। सीपीआर से क्या समझते हैं, तो सीपीआर का मतलब होता है दोस्तों कार्डियो पुल्मोनरी होता है, रिससिटेशन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि किडनी ट्रे का उपयोग होता है, किडनी ट्रे का उपयोग होता है किसके लिए? तो देखिए किडनी ट्रे का जो उपयोग होता है ये होता है व्यर्थ सामग्री को एकत्रित करने के लिए। वीडियो 4 से 5 बार देखेंगे तब रिवीजन होगा और ये कंठस्थ हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं एक ही बार देखना चाहते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट के पिछला चैप्टर कंप्लीट करना होगा जो मैंने करवाया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया क्या है? तो देखिए सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। कल मैंने बताया था सिजोफ्रेनिया क्या है, एक मानसिक बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि NRR का मतलब क्या होता है? NRR का मतलब क्या होता है? तो देखिए NRR का मतलब जो होता है दोस्तों ये होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, नेट रिप्रोडक्शन रेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हेलुसिनेशन के बारे में सही कथन कौन सा है? हेलुसिनेशन के बारे में कौन सा सही कथन है? तो देखिए इसमें सही कथन तो उद्दीपन को लगत पहचानने की क्षमता ये नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बातें करना ये भी नहीं होगा, अपने असमान लक्षणों को पहचानने की क्षमता ये भी नहीं होगा, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके होने का आभास होना। तो ये बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी वस्तु अब्सेंट रहेगा तो उसका आपको आभास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के द्वारा इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनाल्जेसिक ड्रग्स का क्या कारक है? एनाल्जेसिक एन एन एनाल्जेसिक ड्रग्स का कार्य क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या पूछा है, काम पूछा है। ठीक है ना, तो काम पूछा है तो हम सिर्फ दर्द को ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना, एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होता है ये दर्द को, पेन को कम करता है। देखिएगा बहुत लोग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि BD का अर्थ क्या है? BD का अर्थ क्या है? तो एक दिन में 2 बार। ठीक है, एक दिन में 2 बार BD का अर्थ होता है स्पेशल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी थेरेपी कुष्ठ रोग के उपचार हेतु दी जाती है? तो देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं। कुष्ठ रोग की बात कर रहा है तो कल मैंने बताया था मल्टी ड्रग्स थेरेपी होता है। क्या होता है? मल्टी ड्रग्स थेरेपी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि IM इंजेक्शन कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? कल मैंने ये भी बताया था IM इंजेक्शन जो होता है कितने डिग्री कोण पर लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि हृदय दर एवं संकुचन के बल को बढ़ाना क्या कहलाता है? हृदय दर एवं संकुचन के बल को, सॉरी इसमें दिया है ऊपर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा को कम करना। ठीक है, इंसुलिन का काम होता है रक्त शर्करा को कम करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस नामक बीमारी का सबसे मुख्य लक्षण कौन सा है? एंजाइना पेक्टोरिस नामक बीमारी का सबसे मुख्य लक्षण कौन सा है? तो मुख्य लक्षण पूछा है इसलिए सीने में दर्द, जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ना, इसका मुख्य देखिएगा किसी को होगा तो ज़्यादातर सीने में दर्द होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो देखिएगा इसमें शामिल है दोस्तों, इसमें सभी हो जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि IEC की गतिविधियाँ ये भी शामिल है इसमें, और एड्स के बारे में शिक्षा दिया जाता है और एड्स कार्यक्रम के बारे में वार्तालाप सभी के दौरान किया जाता है, इसलिए सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पे गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान दिया जाता है, गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, तो इसमें से आपका हो जाएगा क्विकनिग। ठीक है, क्विकनिग दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि देश के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र कितनी है? अभी संशोधन भी हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी अस्थि पेलिवल्स में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? तो ये देखिए इलियम जो होता है यही पाया जाता है, पेलिव्स में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से 10 प्रश्न और है दोस्तों। पहली बार गर्भवती हुई कुल अवधि होती है, पहली बार गर्भवती कुल अवधि होती है महिला में सामान्य प्रसव की कितने दिन?
तो ये होता है दोस्तों 14 से 16 घंटे, ठीक है, 14 से 16 घंटे होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? ये तो सभी को मालूम होगा कि नर में जो पाया जाता है दोस्तों ये कौन सा होता है, अब बताइए। नर में जो होता है ना दोस्तों ये होता है आपका 44XY, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कुकर खांसी किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? कुकर खांसी जो होती है ये किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो बैक्टीरिया के वजह से। सभी को मालूम है बैक्टीरिया, वायरस नहीं, बैक्टीरिया होता है कुकर खांसी, कल मैंने बताया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्षय रोग का लक्षण नहीं है, इसमें से कौन क्षय रोग का लक्षण नहीं है? तो पैर में दर्द आपका क्षय रोग का लक्षण थोड़े है। खांसी ये क्षय रोग का लक्षण है, वजन का कम होना, बलगम में खून आना, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। पैर में दर्द ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों को IPV किस रूट से दी जाती है? कल मैंने बताया था बच्चों को IPV किस रूट से दी जाती है, ये बता सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है, देख लीजिए इसमें से क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ID, ठीक है, ID रूट से दी जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि मलेरिया किस रोगाणु द्वारा होता है? मलेरिया किस रोगाणु द्वारा होता है? तो देखिए मलेरिया जो होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, कल मैंने बताया था किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का अन्य नाम थायमीन है? किस विटामिन का अन्य नाम थायमीन है दोस्तों? तो आप देखेंगे गौर से, ठीक है, विटामिन का थायमीन किसका है? तो सभी को मालूम है, कल ही मैंने बताया था इसके बारे में भी, जो इम्पोर्टेंट था मैंने कल बता दिया था, ठीक है। ये विटामिन बी को बोलते हैं, ठीक है, विटामिन बी को थायमीन बेरी बेरी होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि पेंटा 5 की 2 खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? तो ये अंतर होता है दोस्तों 4 सप्ताह का अंतर होता है, ठीक है। कई लोग 3 सप्ताह बोलते हैं लेकिन 4 सप्ताह ही एक्यूरेट होता है पेंटा 5 की, ठीक है, 2 खुराक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंटावायलेंट वैक्सीन कौन सी बीमारी से बचाव नहीं करती है? तो पेंटावायलेंट बीमारी जो है हेपेटाइटिस बी से बचाव करती है, कुकर खांसी से बचाव करती है, टीटने से करती है, पोलियो से दोस्तों नहीं करती है पेंटावायलेंट, याद रखिएगा। उसके बाद है UTI का पूरा नाम क्या है? UTI का पूरा नाम क्या है? इसके बाद देखिए प्रश्न और है दोस्तों, ठीक है, UTI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए आप गौर से देखेंगे तो मूत्र मार्गीय संक्रमण होता है, UTI जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका पूरा नाम होता है मूत्र यूरेनिन होता है, ठीक है ना, मूत्र मार्गीय संक्रमण, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका 100 नंबर का प्रश्न, ठीक है। अब इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कल मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है। कल इसके बारे में हम उत्तर बताएंगे कि जो इस जेरिएट्रिक नर्सिंग का अर्थ क्या होता है, आप बताइएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जेरिएट्रिक नर्सिंग का अर्थ क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। फिर कल हम लोग आएंगे 100 प्रश्न लेकर, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इस PDF को मैं आप लोगों को दे दूंगा, हालांकि ये चार्जेबल है, ठीक है, बता देंगे। अभी और बाकी है, इसमें 200 प्रश्न और है, ठीक है, तो उसको कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब मैं PDF आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो फिर जैसा होगा अगले क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, देखते रहें स्टैंड BPSC।